लोग पहले जब यहाँ से जाते थे ना उनके रेट मोनोटोनिक एल्गोरिदम कल ये हम कर रहे थे फॉर द स्टैटिक शेड्यूलिंग. Okay, for rate monotonic algorithm, there are some important points. क्या है? That there are fixed priorities for the processes. जो processes है जिनको execute करना उनकी priority throughout the execution fixed रहेगी. It is a primitive type of scheduling. यानी कि यहाँ पे किसी भी एक process की execution को forcefully stop किया जाएगा. ठीक है. And next is the assignment of priorities that is done by us. यानी कि ये जो priority हम assign करेंगे कि हम अकॉर्डिंग टू देयर पैरामीटर्स असाइन करेंगे. यानी कि यहाँ पे आपको अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें ऑलरेडी प्रायोरिटीज असाइन नहीं होंगी. आपको ये चेक करना होगा कि कौन से प्रोसेस की प्रायोरिटी ज्यादा है, हाईएस्ट है या लोवेस्ट है. ठीक है. अब वो कैसे चेक करेंगे हम कल वो डिस्कस कर रहे थे. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर टू कॉन्सेप्ट्स दैट रेट ऑफ जॉब रिलीज जो होता है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम पीरियड के. यानी कि किसी टास्क की अगर टाइम पीरियड ज्यादा है तो रेट ऑफ जॉब रिलीज वहां पे कम होगी. ऐसे ही नेक्स्ट जो आपका कंसेप्ट है यहाँ पे जो रेट ऑफ जॉब रिलीज होती है प्रायोरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. यानी कि प्रायोरिटी इज हायर देन आल्सो द रेट ऑफ जॉब रिलीज इज हायर. So based on these two concepts, we will find out the priority of processes. इस concept पे based आप find out करोगे process किस process की highest priority है या किसकी lowest priority है. ठीक है. वो कैसे आपको अगर क्वेश्चन आता है इस पे तो हर एक प्रोसेस के साथ 2 पैरामीटर्स असाइन होंगे. ठीक है. जैसे मैंने यहाँ पे 3 प्रोसेसेस लिए हैं. यहाँ पे all these 3 processes have 2 parameters associated with it. ये 2 पैरामीटर्स हैं क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल इज द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड. टाइम पीरियड मैंने आपको बताया था वो ये क्या करता है कि एक पर्टिकुलर ऐसा टाइम होता है जिसके बाद वो प्रोसेस सिस्टम में दोबारा रिक्वेस्ट कर सकता है प्रोसेसर के लिए. ठीक है. नेक्स्ट जो आपका पैरामीटर है यहाँ पे वो क्या है? एग्जीक्यूशन टाइम. यानी कि जैसे P1 है, P1 1 यूनिट ऑफ टाइम में कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगा. ऐसे ही P2 है, ये 2 यूनिट ऑफ टाइम में कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगा. और जो आपका P3 है यहाँ पे वो 5 यूनिट ऑफ टाइम में कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगा. लेकिन हम इन तीनों में से पहले किसको एग्जीक्यूट करेंगे उसके लिए हमें पहले इनको इनिशियली क्या देना पड़ेगा? प्रायोरिटीज देनी पड़ेगी. अब वो प्रायोरिटीज हम कैसे देंगे? देखो इस वाले कॉन्सेप्ट में जो 2 कॉन्सेप्ट यहाँ पे मेंशन है इसमें से इसमें क्या चीज आपकी प्रेजेंट है? टाइम पीरियड वैल्यू. टाइम पीरियड वैल्यू हर एक के साथ है, हर एक प्रोसेस के साथ आपको दिया जाएगा. तो P1 का जो टाइम पीरियड है वो है 4, P2 की टाइम पीरियड वैल्यू है 5 एंड P3 की टाइम पीरियड वैल्यू है 20. ठीक है.
अब अकॉर्डिंग टू दिस रूल, जो आपकी टाइम पीरियड जिसकी सबसे ज्यादा होगी उसकी प्रायोरिटी लोवेस्ट होगी। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है जो आपका टाइम पीरियड है वो इनवर्सली है रेट ऑफ जॉब रिलीज, और रेट ऑफ जॉब रिलीज डायरेक्टली है प्रायोरिटी। तो इट मीन्स जो प्रायोरिटी है वो भी टाइम पीरियड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही होगा। तो इट मीन्स यहाँ पे जो 20 है इसकी टाइम पीरियड P3 की वो ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। इट मीन्स P3 की जो प्रायोरिटी है वो सबसे कम है। तो टाइम पीरियड आपको गिवन होगा, अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड आप प्रायोरिटी उसकी फाइंड आउट कर सकते हो। जिसका टाइम पीरियड वैल्यू सबसे ज्यादा होगी उसकी प्रायोरिटी सबसे कम होगी। ठीक है, अब इस केस में देखो P1, P2, P3 में सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होगी, जिसकी टाइम पीरियड वैल्यू सबसे कम होगी। ठीक है, अब P1 देखो, P1 की ही टाइम पीरियड वैल्यू सबसे कम है क्योंकि इसकी टाइम पीरियड कितना है 4। तो इट मींस P1 has the highest priority among 3 processes. After that P2, क्योंकि P2 की जो टाइम पीरियड वैल्यू अब वो कितना है 5 लेस देन 20, तो इसका मतलब क्या, अब इसकी सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी P2, एंड आफ्टर दैट लास्ट जो आपकी प्रायोरिटी है वो किसकी होगी P3 की। सो हियर हम इसको कैसे लिखते हैं, P1 P2 greater than P3। ठीक है, greater than symbol है in terms of priority. P1 has the highest priority, after that P2 is the second highest priority and P3 is the last या lowest priority. तो मैं आया, आप कैसे असाइन करोगे प्रायोरिटी बेस्ड ऑन द टाइम पीरियड वैल्यू, और टाइम पीरियड और प्रायोरिटी आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। जिसकी टाइम पीरियड वैल्यू सबसे कम होगी उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो प्रोसेस with lowest time period value will have the highest priority. क्लियर ये कंसेप्ट? ठीक है, तो अगर आपका जैसे एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, आपको सिंपली प्रायोरिटीज भी असाइन करनी है आउट ऑफ दिस प्रोसेसेस, किस प्रोसेस की हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी, तो सिंपली आपको क्या देखना है, उसकी टाइम पीरियड वैल्यू। तो जिसकी भी टाइम पीरियड वैल्यू सबसे कम होती है उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, और लोवेस्ट प्रायोरिटी किसकी होगी, जिसकी टाइम पीरियड वैल्यू आपकी हाईएस्ट होगी। नाउ अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये क्या है, एक फिक्स प्रायोरिटी एल्गोरिथम है। अब ये जो प्रायोरिटी हमने इनको असाइन की है P1 फिर P2 फिर P3, अब ये थ्रू आउट देयर एग्जीक्यूशन फिक्स रहेगी, हमें अब इसको चेंज नहीं करना। यही प्रायोरिटी हमें पूरे ग्रैंड चार्ट पे यूज करनी है। ठीक है, अब इस ग्रैंड चार्ट पे आप कैसे इनको शेड्यूल करोगे प्रोसेसेस को, वो देखो। जैसे राउंड रोबिन का आपने ड्रॉ किया था ग्रैंड चार्ट, सेम हियर फॉर दिस रेट मोनोटोनिक सिस्टम। अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा रेट मोनोटोनिक सिस्टम होता है उसमें हर एक ग्रैंड चार्ट जो है उसकी वैल्यू स्टार्ट होगी जीरो से। ऑलवेज इट स्टार्ट विद द जीरो, जिसे हम फेज भी बोलते हैं। जीरो फेज पे इनिशियली ये थ्री प्रोसेसेस जीरो फेज पे होते हैं। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी इनको प्रोसेसर की असाइनमेंट दी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि आपको एक कितना लेना है ग्रैंड चार्ट, ग्रैंड चार्ट में आपको कितनी वैल्यू कंसिडर करनी है, ये कैसे पता लगता है, बाय टेकिंग द एलसीएम ऑफ टाइम पीरियड वैल्यूज। ठीक है, आपको रेट मोनोटोनिक का कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें आपका क्वेश्चन है कि ग्रैंड चार्ट पे आप कितनी वैल्यूज को शो करोगे, रिप्रेजेंट करोगे, कितना टाइम पीरियड तक उसको रिप्रेजेंट करोगे, तो दैट डिपेंड ऑन द एलसीएम ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ऑल दी प्रोसेसेस। तो इन प्रोसेसेस का P1 P2 P3 इनका अगर आप एलसीएम लेते हो 4, 5 और 20 का, देन यू विल गेट 20। एलसीएम ऑफ टाइम पीरियड वैल्यू ऑफ P1 P2 एंड P3 विल बी 20। तो हमें क्या करना है, इस पूरे ग्रैंड चार्ट पे 0 से लेके 20 तक यहाँ पे प्रोसेसर की असाइनमेंट इन सभी प्रोसेसेस के लिए आपको शो करना है। ठीक है, तो आप पूरा यहाँ पे 20 वैल्यूज को ड्रॉ करोगे 20 तक। सपोज दिस इज 1 2 3 5 6 7 कंप्लीट आपको वैल्यूज को ड्रॉ करनी है 0 से 20। अभी हो गया 10, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 18 19 एंड 20। तो पूरा ये आपका हो गया 20 तक। ठीक है, कैसे आपको पता लगा कि मुझे 20 तक लेना है? जस्ट जो भी टाइम पीरियड वैल्यू वहाँ पे गिवन है प्रोसेसेस की, उसका आप एलसीएम फाइंड आउट कर लो। एलसीएम की जो वैल्यू आती है उतनी आपको वैल्यूज इस ग्रैंड चार्ट पे शो करनी होगी। ठीक है, यू ऑल्सो हैव टू मेंशन दीज नंबर्स। ये जो यूनिट ऑफ टाइम है ये भी आपको मेंशन करना होगा, तभी आप एग्जैक्टली उसकी शेड्यूलिंग शो कर पाओगे। ठीक है, इस तरह से आपको स्टार्ट 0 से ही करना है हमेशा हर क्वेश्चन के लिए, और एंड कहाँ तक करना है? जहां तक कि उसकी एलसीएम की वैल्यू आएगी। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम जो मैंने टाइम पीरियड बताया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करते हैं इस ग्रैंड चार्ट पे कि कौन सा प्रोसेस कब री एंटर करेगा सिस्टम में। ठीक है, अब फॉर प्रोसेस P1 की जो टाइम पीरियड वैल्यू है वो कितनी है? 4। इट मीन्स जो आपका प्रोसेस P1 है दैट विल स्टार्ट विद 0 फर्स्ट ऑफ ऑल, जो इसका फर्स्ट स्लॉट रहेगा, एंड टिल 4 ये एग्जीक्यूट हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन मैंने आपको कल क्या बताई थी कि अपने पूरे एक स्लॉट में, जैसे 0 to 4 का इसका एक स्लॉट हो गया, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट हो सकता है। अगर उसको दोबारा प्रोसेसर की रिक्वायरमेंट है तो वो नहीं हो सकता। अगर एक बार उसने अपना एग्जीक्यूशन टाइम कंप्लीट कर लिया 1 यूनिट का, तो उसके बाद वो रेस्ट ऑफ दी ब्लॉक्स में नहीं आ सकता। वो फिर कब आ सकता है? जब दोबारा से फिर उसका स्लॉट स्टार्ट होगा। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल 0 पे आप सभी प्रोसेसेस को मेंशन करोगे, क्योंकि हर एक प्रोसेस जो होता है इनिशियली 0 फेज पे होता है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी इनको प्रोसेसर असाइन होता है। तो इसलिए मैंने 0 पे यहाँ पे P1 P2 P3 तीनों लिखा। उसके बाद आपको करना क्या है? P1 P2 P3 के लिए स्लॉट वैल्यू यहाँ पे रिप्रेजेंट करनी है। तो फॉर P1 देयर इज टाइम पीरियड वैल्यू 4, तो 0 to 4 यहाँ पे एक स्लॉट इसका चला। आफ्टर दैट P1 जो है उसने री एंटर किया सिस्टम में एट 4। ठीक है, 4 का डिफरेंस चलाना है आपको, तो 4 से 8 उसका दूसरा स्लॉट हुआ। आफ्टर दैट एट 8 इट विल ऑल्सो फिर दोबारा से उसने एंटर किया सिस्टम में, कौन से पॉइंट पे? 8 पे। फिर 8 to 12 चला इसका स्लॉट। उसके बाद 12 पे फिर से P1 आया, 12 to 16, फिर 16 पे फिर से आपका P1 आया सिस्टम में। ठीक है, एंड लास्ट 16 to 20 पे आपका फिर से P1 हो गया। P1 के लिए हमने कर लिया मेंशन। उसके बाद P2 का चेक करो। P2 की वैल्यू है टाइम स्लॉट की, कितना है यहाँ पे? टाइम पीरियड 5। तो P2 को आपको 5 के डिफरेंस पे चलाना है। P2 का जो फर्स्ट स्लॉट उसको असाइन होगा दैट विल बी 0 to 5। तो यहाँ पे आपका 5 वाले पॉइंट पे P2 रहेगा। उसके बाद 5 to 10 इसका सेकेंड स्लॉट होएगा P2 का, तो यहाँ पे P2। फिर 10 to 15 ये इसका थर्ड स्लॉट चलेगा, तो 15 पे अब फिर से आ गया सिस्टम में, उसने री एंटर किया P2 ने, और लास्ट इसका चलेगा 15 to 20। ठीक है, फॉर P3 ऑल्सो, P3 के लिए ये पूरा एक ही स्लॉट है। क्यों? क्योंकि P3 की जो टाइम पीरियड वैल्यू है वो 20 है, तो 20 तक में जो P3 के लिए हम यूज कर रहे हैं वो पूरा उसका एक टाइम स्लॉट ही यूज कर रहे हैं। P1 और P2 के लिए मोर देन 1 है, बट यहाँ पे P3 के लिए एक ही है, क्योंकि उसकी वैल्यू कितनी है? टाइम पीरियड वैल्यू 20 है। सो फॉर P3 this complete 0 to 20 is one time slot. So here you can write P3. Clear? अब प्रोसेसर की असाइनमेंट करने से पहले आप कोई कंडीशन रिमेंबर करने आपको कि हमें एक स्लॉट में एक प्रोसेस को सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो, अब सबसे पहले 0 पे तीनों थे, लेकिन फर्स्ट कौन चलेगा? किसको पहले प्रोसेसर असाइन होगा? जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी। सो प्रायोरिटी हमने असाइन की थी, P1 हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी क्योंकि उसकी लोवेस्ट टाइम पीरियड वैल्यू थी। सो P1 को सबसे पहले अब प्रोसेसर असाइन किया जाएगा। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑफ ऑल एट दिस पॉइंट P1
विल असाइंड ऑफ सीपीयू और प्रोसेसर। ठीक है, अब P1 को एग्जीक्यूट होने के लिए देखो P1 का एग्जीक्यूशन टाइम कितना है 1। P1 को जस्ट 1 यूनिट ऑफ टाइम ही चाहिए अपने एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए। तो P1 ने 0 to 1 किया, इट मींस उसके यहाँ पे एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई। अब P1 का पूरा स्लॉट कितना है 4 का, 0 to 4। लेकिन अब वो दोबारा इस तीनों ब्लॉक में एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इस अपने एक स्लॉट में उसने एक बार अपने एग्जीक्यूशन को पूरा कर दिया। ठीक है, क्योंकि उसको एक ही यूनिट चाहिए थी अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो प्रोसेसर जो वेट कर रहा है उसको ये असाइन किया जा सकता है प्रोसेसर। सो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हाईएस्ट प्रोसेस को चेक करेंगे, दैट इज P2। तो P2 को आपका यहाँ पे क्या असाइन हो जाएगा, प्रोसेसर। ठीक है, अब P2 की देखो, P2 को कितना चाहिए आपका एग्जीक्यूशन टाइम, P2 का कितना है, P2 का एग्जीक्यूशन टाइम है 2। तो सिंपल P2 ने 1 to 2 में एग्जीक्यूट किया एक यूनिट, उसके बाद 2 to 3 में एक यूनिट इसने एग्जीक्यूट कर लिया। ठीक है, सो P2 की भी एग्जीक्यूशन इस टाइम पीरियड में कंप्लीट हो गई। P1 का आपका कितना था 0 to 4, उसने एक बार कंप्लीट कर लिया। P2 का कितना था 0 to 5, उसने एक बार कंप्लीट कर लिया। तो अब ये जो रेस्ट ऑफ द 2 ब्लॉक्स है इसमें ना तो P1 आ सकता है और ना ही P2 आ सकता है। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि अपने एक स्लॉट में उन्होंने अपनी एक बार कंप्लीट एग्जीक्यूशन कर लिया। ठीक है, तो अब कौन आ सकता है यहाँ पे, किसको हम चांस दे सकते हैं, अब हम P3 को दे सकते हैं, यानी कि जो प्रोसेसर है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम P3 को असाइन कर सकता है। तो यहाँ पे आपका एट दिस पॉइंट P3 एंटर्स इनटू द सिस्टम। अब यहाँ से देखो P3 को एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए टोटल 5 यूनिट्स ऑफ टाइम की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब P3 को आपके सिस्टम को यहाँ पे प्रीएम्प्ट करना पड़ेगा, उसको आगे वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि हमें पता है कि 4 पे फिर से P1 रिलीज हो रहा है सिस्टम में। ठीक है, क्योंकि P1 का जो स्लॉट था आपका 4 का था, तो P3 को 3 पे तो मिल गया प्रोसेसर 3 यूनिट ऑफ टाइम पे, लेकिन 4 यूनिट ऑफ टाइम पे इसको प्रीएम्प्ट करना पड़ा। क्यों प्रीएम्प्ट करना पड़ा? क्योंकि 4 पे फिर से P1 आ गया सिस्टम में, तो P1 आ गया, P1 की प्रायोरिटी से ज्यादा है, तो इसलिए हम P3 को अब आगे एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ठीक है, सो एट 4 P3 preempted by because P1 enters into the system which has the highest priority than this P3। तो यहाँ पे 4 पे आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा P1। ठीक है, अब P1 का जो ये सेकंड स्लॉट है 4 to 8, अब वो एक बार एग्जीक्यूट हो गया क्योंकि उसे एक ही यूनिट ऑफ टाइम चाहिए, रेस्ट 8 तक अब वो नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि उसने एक बार अपनी इस टाइम स्लॉट में, अपना सेकंड स्लॉट में एग्जीक्यूशन को पूरा कर लिया। ठीक है, अब 5 देखो, अब 5 पे भी P3 फिर से नहीं स्टार्ट हो सकता। क्यों? क्योंकि 5 पे हमें पता है 5 पे P2 रिलीज हो रहा है, P2 का जो आपका टाइम स्लॉट था 5 का था, तो दैट्स वाई अब यहाँ पे P2 रिलीज हो रहा है, तो इसका मतलब P2 ही आपका 5 पे यहाँ पे अब प्रोसेसर उसको असाइन होगा। तो यहाँ पे आपका 5 पे कौन आ गया, P2 आ गया। ठीक है, अब आगे देखो 6 7, अब हमें पता है देखो P1 का जो स्लॉट था 4 to 8 था, 4 to 8 तक अब P1 दोबारा तो आ ही नहीं सकता क्योंकि उसने एक बार अपनी एग्जीक्यूशन इस स्लॉट में कंप्लीट कर लिया है। P2 की बात करो, P2 का जो सेकंड स्लॉट था 5 to 10 था, P2 को एग्जीक्यूट होने के लिए कितना चाहिए, 2 यूनिट ऑफ टाइम, इट मींस 5 to 6 में उसने एक यूनिट कंप्लीट किया, 6 to 7 में फिर से अपना दूसरा यूनिट कंप्लीट कर देगा। तो अब 5 to 10 में भी जितने ब्लॉक्स बचे उसमें P2 भी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि P2 ने अपनी एग्जीक्यूशन उस टाइम पीरियड में पूरी कर ली है। अब रेस्ट ऑफ द ये ब्लॉक्स बचे हैं किसके लिए हो सकते हैं, ये P3 के लिए हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपका एट 7 पे P3 को फिर से ही आपका असाइन हो जाएगा प्रोसेसर। अब आफ्टर दिस एट 8, अब बताओ 8 पे आपका आ सकता है P3, कंटिन्यू कर सकता है 8 पे? नो। क्यों? क्योंकि 8 पे फिर से टाइम हो गया P1 का, P1 फिर से 8 पे रिलीज हो गया, तो P3 को सिस्टम को फिर से प्रीएम्प्ट करना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे 8 पे आपका फिर से सिस्टम में एंटर आ गया P1 का, तो अब P1 ही एग्जीक्यूट होगा। अब P1 के लिए देखो पहले 8 to 12 में P1 एक बार एग्जीक्यूट हो गया, अब इन तीनों ब्लॉक में वो दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, आफ्टर दैट एट 9 पे देखो, अब आपका ये जो P2 था, देखो P2 का ये ब्लॉक कहाँ से कहाँ है, 5 to 10, 5 to 10 में P2 ने अपनी एक बार एग्जीक्यूशन कर ली, तो अब दोबारा इसमें तो आ नहीं सकता, तो दोबारा यहाँ पे अब कौन आ सकता है, P1 की अपनी एग्जीक्यूशन एक बार हो गई, तो यहाँ पे कौन आ सकता है, प्रोसेस P3। तो यहाँ पे आपका सिस्टम ने किसको एग्जीक्यूट करा दिया, P3 को। अब एट पॉइंट दिस 10
10 पे फिर से P3 प्रेम्प्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि 10 पे अब P2 के रिलीज होने का टाइम हो गया है, ठीक है। तो P3 यहाँ पे प्रेम्प्ट हुआ और यहाँ पे कौन आ गया? P2 आ गया, ठीक है। अब P2 यहाँ पे आया, P2 ने अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट की। 2 यूनिट ऑफ टाइम चाहिए क्योंकि इसको, दैट्स व्हाई 10 to 11 और 11 to 12 में P2 ने अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर ली। अब एट 12 पे भी P3 नहीं आ सकता अभी। क्यों? क्योंकि 12 पे P1 रिलीज हो रहा है, P1 के रिलीज होने का टाइम आ गया। तो यहाँ पे आपका कौन आ जाएगा? P1 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आगे के लिए देखो 13, 14, 15। अब फॉर P1 का जो ये स्लॉट है 12 to 16 का है। 12 to 16 में अब ये 12 के बाद 16 तक नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि उसने एक बार अपनी एग्जीक्यूशन को पूरा कर लिया। अब नेक्स्ट देखो P2 की बारी देखो। P2 का कहां से था स्लॉट? 10 to 15 तक का था। 10 to 15 में क्या P2 ने अपना एग्जीक्यूशन कर लिया? यस, P2 ने अपनी 2 यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन को पूरा कर लिया। तो अब P2 भी इस वाले टाइम पीरियड पे नहीं आ सकता। तो इस वाले टाइम पीरियड पे कौन आ सकता है? आपका P3 आ सकता है। सो एट 13 P3 assigned the processor and at 14 also P3 को क्या मिला? प्रोसेसर मिला। अब पहले आप ये देखो P3 कितनी बार एग्जीक्यूट हो गया, क्या उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई है? एक यहाँ पे है आपका P3, यहाँ पे 2, 3, 4, 5। यस, P3 की अब आपकी एग्जीक्यूशन पूरी हो गई है। क्यों? क्योंकि P3 को कितना चाहिए था? जस्ट 5 यूनिट ऑफ टाइम टू कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन, ठीक है। सो P3 का रोल खत्म। P3 दोबारा नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ये पूरा ही 20 तक P3 का एक टाइम स्लॉट है और एक टाइम स्लॉट में एक प्रोसेस सिर्फ एक ही बार पूरा एग्जीक्यूट हो सकता है, जो कि P3 हो चुका है, क्योंकि P3 की आपकी 5 यूनिट ऑफ टाइम इसको असाइन हो चुकी है, ठीक है। अब आगे देखो एट 15 हमें पता है कौन रिलीज हो रहा है सिस्टम में? P2 रिलीज हो रहा है और P2 से ज्यादा प्रायोरिटी P1 की है। तो P1 भी अपने इस टाइम स्लॉट में एक बार एग्जीक्यूट हो चुका है, तो इसलिए P1 तो आ नहीं सकता यहाँ पे। यहाँ पे कौन ही आएगा? P2 ही आएगा, ठीक है। आफ्टर दैट एट 16 पे फिर से P1 रिलीज हो रहा है, P1 के रिलीज होने का टाइम है। सो दैट्स व्हाई एट 16 पे P1 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद एट 17 अब कौन आएगा? P3 तो हट चुका है क्योंकि उसका तो काम हो गया। अब एट 17 कौन आएगा यहाँ पे? बताओ। जो आपका P2 का टाइम स्लॉट है 15 to 20 है, जिसमें कि अभी उसकी कंप्लीट एग्जीक्यूशन नहीं हुई है, क्योंकि P2 को 2 यूनिट चाहिए, 1 यूनिट उसने यूज किया है। P1 का देखो, P1 का ये जो टाइम स्लॉट है वो 16 to 20 है, जिसमें इसकी एग्जीक्यूशन हो गई है, क्योंकि उसको सिर्फ एक ही क्या चाहिए? यूनिट ऑफ टाइम चाहिए। सो दैट्स व्हाई P1 भी एग्जीक्यूट हो गया इस टाइम स्लॉट तक, P3 भी एग्जीक्यूट हो गया। नाउ वी आर लेफ्ट विद द P2। तो P2 ने एग्जीक्यूशन लिया। P2 की देखो इस टाइम स्लॉट में 2 यूनिट ऑफ टाइम की एग्जीक्यूशन हो गई है कंप्लीट। सो अब इस पूरा जो हमने 20 वैल्यू ली थी ग्रैंड चार्ट पे, उस पे हमने जो एग्जीक्यूशन थी इनकी, शेड्यूलिंग थी प्रोसेसर की, वो आपने रिप्रेजेंट किया। अब रेस्ट ऑफ दीज 2 ब्लॉक्स जो 18 to 19 है और 19 to 20 है, दैट विल बी आइडल ब्लॉक्स, जो कि आपके अब ये जो ब्लॉक्स रहेंगे बिल्कुल आइडल रहेंगे, क्योंकि इस टाइम पीरियड पे कोई काम नहीं हो सकता। ना तो P1 दोबारा आ सकता है, ना P2 दोबारा आ सकता है, और ना ही P3 दोबारा आ सकता है। तो हमारा जो मोटिव होता है यहाँ पे रेट मोनोटोनिक का, यही मोटिव है कि ये जो आइडल ब्लॉक्स है ना, ये कम से कम रहे आपके सिस्टम में, यानी कि जो आपका CPU है वो कम से कम खाली रहे, उसकी यूटिलाइजेशन बेटर हो। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे जस्ट 2 ब्लॉक्स ही ऐसे हमारे पास आ रहे हैं जिस केस में आपका जो CPU है वो आइडल, अदरवाइज आपका CPU की यूटिलाइजेशन टिल 18 यूनिट ऑफ टाइम तक कंप्लीटली अच्छे से यूज किया गया, जिससे कि तीनों प्रोसेस की एग्जीक्यूशन हो गई। अब इसमें बताओ कोई डाउट है तो क्लास। इस तरह से आपको ये रेट मोनोटोनिक का सोल्व करना है। इसकी एक कंडीशन आप नोट कर लो। A process can execute only once within its टाइम पीरियड वैल्यू। एक टाइम पीरियड में आपका प्रोसेस एक ही बार एग्जीक्यूट हो सकता है, ठीक है। दोबारा से बता रही हूँ, बट ध्यान से सुन लेना अगर कोई डाउट हो तो भी, ठीक है। क्या है आपको क्या गिवन होगा? प्रोसेसेस के साथ 2 पैरामीटर होंगे,
दो पैरामीटर क्या होंगे आपके, फर्स्ट पैरामीटर फिक्स्ड है, ये फर्स्ट पैरामीटर हमेशा टाइम पीरियड वैल्यू रहेगी, सेकेंड पैरामीटर एग्जीक्यूशन टाइम रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमें करना क्या है, सबसे पहले प्रायोरिटीज असाइन करनी है कि इन तीनों में से किसकी हाईएस्ट होगी। वो हम कैसे असाइन करेंगे, बेस्ड ऑन द टाइम पीरियड वैल्यू, ठीक है। टाइम पीरियड वैल्यू और प्रायोरिटी दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जिसकी टाइम पीरियड वैल्यू सबसे ज्यादा होगी उसकी लोवेस्ट प्रायोरिटी होगी, और जिसकी टाइम पीरियड वैल्यू सबसे कम होगी उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है कि P1 की सबसे लो है टाइम पीरियड, तो इसका मतलब P1 सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस है। ऐसे ही उसके बाद P2, फिर उसके बाद P3, ठीक है। आपने प्रायोरिटी असाइन कर दी। अभी फिक्स प्रायोरिटी है, इट मींस डायनामिकली एट द रन टाइम इनकी प्रायोरिटी चेंज नहीं होगी, ये प्रायोरिटी इनकी फिक्स रहती है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब इनकी शेड्यूलिंग रिप्रेजेंट कर दिया बाय यूजिंग द ग्रैंड चार्ट। ग्रैंड चार्ट ऑलवेज स्टार्ट विद द 0 यूनिट ऑफ टाइम, 0 से वो स्टार्ट होगा, और कब तक कितना वैल्यूज हमें उसको शो करनी है, बाय टेकिंग द एलसीएम ऑफ टाइम पीरियड वैल्यू ऑफ प्रोसेसेस। यहाँ पे जैसे मैंने 3 लिए हैं, आपको 4 5 जितने भी प्रोसेसेस गिवन हो उनकी आप टाइम पीरियड वैल्यू की एलसीएम फाइंड आउट कर लेना। उस एलसीएम की जो भी वैल्यू आएगी, जैसे 4 5 20 की जो एलसीएम आती है वो आती है 20, तो उतनी वैल्यूज तक आपको ग्रैंड चार्ट पे उनके एग्जीक्यूशन रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिया 0 to 20। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करना है 0 पे जितने भी प्रोसेस है उन सबको लिख लो आप। जैसे 3 प्रोसेस थे, P1 P2 P3, क्यों लिखा, क्योंकि इनिशियली सभी किस फेज पे होते हैं, 0 फेज पे होते हैं, ठीक है। उसके बाद जब उनको प्रोसेसर असाइनमेंट होती है अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी, तब वो फिर फेज उनका चेंज हो जाता है। अभी इनिशियली वो क्या है, जब तक किसी को भी प्रोसेसर नहीं दिया है वो तीनों 0 पे है, ठीक है। अब ये 0 पे लिखने के बाद आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड वैल्यू इनके स्लॉट्स डिफाइन कर देने हैं। जैसे फॉर P1 का अभी हमने बता दिया था कि 4 टाइम पीरियड वैल्यू है, तो उसका 4 4 के डिफरेंस पे आप उनका स्लॉट्स डिफाइन कर दो। 0 to 4 एक स्लॉट बन गया P1 का, यानी कि 4 पे वो फिर से रिलीज होगा सिस्टम में। फिर 4 to 8 दूसरा स्लॉट बना, यानी कि 8 पे वो फिर से रिलीज हुआ। फिर 8 to 12 उसका स्लॉट बना, फिर 12 पे वो फिर से रिलीज हुआ, फिर 12 to 16 एंड 16 to 20, ठीक है। ऐसे ही P2 का हमने किया रिप्रेजेंट, P2 का 5 5 का डिफरेंस था। इट मींस P2 का पहला स्लॉट बना 0 to 5, उसके बाद उसका सेकंड स्लॉट आपका कब बना 5 to 10, थर्ड 10 to 15, 15 to 20। तो जैसे जैसे स्लॉट बनते हैं, तो जैसे 0 to 5 है तो उस टाइम पे वो प्रोसेस दोबारा से सिस्टम में रिलीज होता है, 5 पे, 10 पे, 15 पे, 20 पे, ठीक है। और P3 के लिए भी हमने कर लिया, P3 की तो पूरी ही 20 वैल्यू, इट मींस P3 के लिए तो पूरा ही एक स्लॉट, ठीक है। अब जो ये कंडीशन मैंने लिखी है कि कोई भी प्रोसेस अपने एक स्लॉट में एक ही बार अपनी एग्जीक्यूशन को पूरा कर सकता है और दोबारा से प्रोसेसर नहीं उसको दिया जा सकता, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने स्टार्ट किया 0 पे, हमने किसको पहले प्रोसेसर दिया, उसको जिसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट है। किसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट है, P1 की। तो यहाँ पे 0 पे P1 को असाइन हो गया प्रोसेसर, ठीक है। अब P1 का पहला स्लॉट क्या था, 0 to 4 का। 0 to 4 में अब P1 एक ही बार एग्जीक्यूट हो सकता है, और एक बार उसने अपना एग्जीक्यूशन को पूरा कर लिया, तो इट मींस कि 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 में दोबारा वो आ ही नहीं सकता। अब कौन आ सकता है, नेक्स्ट प्रोसेस जिसकी प्रायोरिटी उसके बाद है। उसके बाद किसकी प्रायोरिटी थी, P2 की, तो P2 आ गया। P2 ने एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दी 1 पे, 1 to 2, 2 to 3 उसने अपना एग्जीक्यूशन कर लिया। क्यों, क्योंकि उसको 2 यूनिट ऑफ टाइम चाहिए थे अपना एग्जीक्यूशन पूरा करने के लिए, ठीक है। अब P2 का टाइम स्लॉट कितना है, फर्स्ट 0 to 5 का। तो 0 to 5 में P2 ने भी अपना पूरा एग्जीक्यूशन कर लिया एक बार, तो दोबारा वो 3 to 4, 4 to 5 में आ ही नहीं सकता, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो एट 3, अब एट 3 पे P1 P2 हो चुके हैं, उन्होंने अपना एक एक बार अपना एक स्लॉट पे काम पूरा कर लिया। अब P3 को प्रोसेसर असाइन हो जाएगा, तो 3 पे P3 को प्रोसेसर असाइन हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि जैसे ही 4 आया, सिस्टम को पता है कि 4 पे तो P1 के रिलीज होने का टाइम आ गया, और P1 की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, तो उसको P3 को क्या करना पड़ेगा, प्रीएम्प्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आपके सिस्टम ने इस P3 को प्रीएम्प्ट कर दिया और P1 को फिर प्रोसेसर असाइन कर दिया। तो P1 का ये जो स्लॉट है अब नेक्स्ट, दैट इज 4 to 8। 4 to 8 में P1 एक ही बार एग्जीक्यूट हो सकता है, जो वो हो गया। 4 to 5 में उसने अपना एग्जीक्यूशन पूरा कर लिया, तो अब वो 5 to 8 में दोबारा आ ही नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो एट 5 पे फिर से वो P3 को नहीं दे सकता, क्यों, क्योंकि 5 पे अब उसे पता है अब P2 रिलीज हो रहा है सिस्टम में, तो दैट्स वाई P2 की प्रायोरिटी P3 से ज्यादा है, तो P2 को ही उसे प्रोसेसर देना पड़ेगा। सो एट 5 उसने किसको प्रोसेसर दे दिया, P2 को। P2 ने अपना एग्जीक्यूशन पूरा किया 7 तक, क्योंकि उसे 2 यूनिट चाहिए। एट 7
अब एट 7 पे उसने चेक किया P2 आ सकता है या P1 आ सकता है, नो कोई भी नहीं आ सकता, क्योंकि उन्होंने अपने अपने टाइम स्लॉट में एक बार अपनी पूरी एग्जीक्यूशन कर ली है। उसके बाद एट 7 पे उसने किसको दे दिया प्रोसेसर, P3 को दे दिया, ठीक है। ऐसे ही फिर 8 पे उसको फिर से P3 को प्रेम्प्ट करना पड़ा। क्यों करना पड़ा, क्योंकि 8 पे फिर से P1 रिलीज हो रहा है और P1 की प्रायोरिटी उससे ज्यादा है, सो दैट्स वाई उसको P1 को प्रोसेसर देना पड़ा। तो 8 पे उसने P1 को असाइन किया। 9 पे देखो, 9 पे P2 तो आ ही नहीं रहा, 9 पे P2 तो 10 पे आ रहा है, सो दैट्स वाई उसने 9 पे P3 को दे दिया। सो P3 को 9 पे असाइन हुआ, अब 10 पे फिर से P2 को रिलीज होने का टाइम आ गया, तो उसने क्या किया, P3 को फिर से प्रेम्प्ट कर दिया, ठीक है। तो P2 को असाइन किया है 10 पे प्रोसेसर, 11 और 12 भी P2 ने यूज किए क्योंकि उसके 2 यूनिट ऑफ टाइम चाहिए। उसके बाद एट 12 पे अगर वो P3 को देना भी चाहे तो नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि एट 12 पे फिर से P1 रिलीज हो रहा है सिस्टम में, तो P1 को ही उसे पहले देना पड़ेगा। तो यहाँ पे उसने P1 को दिया 12 to 13। आफ्टर दैट 13 to 14, 14 to 15, P2 तो आ ही नहीं सकता क्योंकि उसने इस स्लॉट पे अपनी एग्जीक्यूशन पहले ही पूरी कर ली है। सो दैट्स वाई उसने क्या किया, P3 को दे दिया। सो P3 13 पे आया, 13 to 14, 14 to 15 उसने अपना एग्जीक्यूशन किया। एट 15 पे उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट ही हो गई। P3 को तो दोबारा देने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि P3 को कितना चाहिए, जस्ट 5 यूनिट ऑफ टाइम चाहिए था, जो कि 15 तक इसका एक एक करके कंप्लीट ही हो गया। आफ्टर दैट एट 15 फिर से रिलीज हुआ सिस्टम में P2। सो P2 रिलीज हुआ, सो P2 ने कितना चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए, 2 यूनिट ऑफ टाइम। सो P2 ने एग्जीक्यूट किया 15 to 16। 16 पे P2 को प्रीएम्प्ट किया गया। क्यों, क्योंकि 16 पे फिर से सिस्टम में P1 रिलीज हो रहा है और P1 की प्रायोरिटी P2 से ज्यादा है। सो दैट्स व्हाई आपके सिस्टम ने, ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या किया, P1 को प्रोसेसर 16 पे असाइन कर दिया, ठीक है। आफ्टर दैट एट 17 P3 का तो वो देखेगा ही नहीं क्योंकि P3 20 के स्लॉट में एग्जीक्यूट हो चुका है। P1 का जो लास्ट स्लॉट था वो क्या था, 16 to 20, जिसमें वो भी एग्जीक्यूट हो चुका है। अब बचा कौन, P2, और P2 को अभी कितना चाहिए, रिक्वायरमेंट सिर्फ 1 की, क्योंकि 1 की 15 to 16 में कर चुका है। तो 17 to 18 में फिर से उसने P2 को एग्जीक्यूट किया, ठीक है। अब बचे लास्ट के 2 ब्लॉक। अब वो देख रहा है इन दोनों में ना तो वो P1 को कर सकता है क्योंकि 16 to 20 स्लॉट में एग्जीक्यूट हो चुका है, ना वो P2 को कर सकता है, क्यों, क्योंकि 15 to 20 में वो भी पूरा एग्जीक्यूट हो चुका है, और ना ही वो P3 को कर सकता है क्योंकि 20 तक में P3 भी एक बार अपना पूरा एग्जीक्यूट हो चुका है। सो दैट्स व्हाई अब ये जो रेस्ट ऑफ दी 2 ब्लॉक्स है यहाँ पे कैसे रहेंगे, आइडियल ब्लॉक्स, यानी कि इस टाइम पे कोई भी काम नहीं होगा, सीपीयू की कोई यूटिलाइजेशन नहीं होगी। तो हमारा शेड्यूलिंग का पर्पस क्या होता है, मेन कि आपका जो सीपीयू यूटिलाइजेशन है वो अच्छी हो, जितने ये जो ब्लॉक्स आपको दिख रही है कम से कम आइडियल हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग टू दिस एल्गोरिथम 2 ब्लॉक्स ही आइडियल शो। क्लियर है ये। अब नेक्स्ट देखो, लास्ट जो है आपका इसका पीरियड का PDF, वो भी इसी के जैसा है बस, बट उसमें क्या होगा, डायनेमिकली प्रायोरिटी असाइन होगी। सेम इसी जैसा ही है उसकी सॉल्यूशन भी, बट इसमें तो फिक्स थी P1 P2 P3 की, बट उसमें हमें क्या करना है, वो डायनेमिक का एल्गोरिदम है, तो उसको आप डायनेमिकली उनकी प्रायोरिटी चेंज होगी, ठीक है। देखो कैसे करना है वो। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, सब ले लो एंड ट्राई टू सॉल्व बाय योरसेल्फ। नेक्स्ट दैट इज फॉर डायनामिक, जो लास्ट अभी था वो स्टैटिक के लिए था, फिक्स थी वहाँ प्रायोरिटीज। ये है फॉर डायनामिक, जिसमें की प्रायोरिटी आपकी डायनामिकली चेंज होंगी। अर्लीस्ट डेडलाइन फर्स्ट, PDF, ये क्वेश्चन आया था आपका लास्ट टाइम पे। PDF इज अ टाइप ऑफ, which type of scheduling algorithm, so it is a dynamic। here first of all, जैसे उसमें हमने किया था प्रायोरिटीज आर फिक्स्ड, पॉइंट्स कुछ लिखे थे यहाँ पे देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रायोरिटीज आर नॉट फिक्स्ड। यहाँ पे हम कैसे प्रायोरिटी देंगे, वहां पे टाइम पीरियड की वैल्यू के अकॉर्डिंग दी थी,
यहाँ पे हम डेडलाइन की वैल्यू के अकॉर्डिंग देखें, डायनेमिक प्रायोरिटीज are allocated based on deadline of a process. Now the process with closest deadline, जिस प्रोसेस की क्लोजेस्ट डेडलाइन होगी, क्लोजेस्ट मतलब सिंपल आप कह सकते हैं एक की 2 है एक की 4 है, तो 2 जो है कंसिडर्ड एज द क्लोजेस्ट डेडलाइन, so उस प्रोसेस की प्रायोरिटी हाईएस्ट होगी. द प्रोसेस विद द क्लोजेस्ट डेडलाइन हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी. Clear? So here there are 3 points to consider. First of all, priority fix नहीं है, डायनेमिकली एलोकेट होगी, डेडलाइन की वैल्यू पे बेस्ड. अब कैसे होगी कि जिसकी भी डेडलाइन कम होगी या आप कह सकते हैं क्लोजेस्ट होगी, वही प्रोसेस होगा जिसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट होगी. ठीक है. अब यहाँ पे देखो, जैसे लास्ट केस में हमने किया था, हर एक प्रोसेस रिप्रेजेंट होता है विद 2 पैरामीटर्स. हियर ईच प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग 4 पैरामीटर्स. ठीक है. 4 पैरामीटर्स में फर्स्ट ऑफ ऑल the first parameter is the time period. सेम जो टाइम पीरियड हमने लास्ट केस में यूज किया था वही टाइम पीरियड वैल्यू. आफ्टर दैट एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ प्रोसेस, यानी कि एक प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए कितना टोटल टाइम लगेगा. आफ्टर दैट हियर इज एडिशनल, यहाँ पे क्या है डेडलाइन, हर एक प्रोसेस के साथ उसकी डेडलाइन एसोसिएटेड होगी, कितना डेडलाइन है मतलब कितने टाइम तक उसको एग्जीक्यूट होना है. एंड एट लास्ट द वैल्यू ऑफ द फेज, जो कि लास्ट केस की तरह ही यहाँ पे 0 रहेगी इनिशियली सबकी. ठीक है. तो यहाँ पे आपका अर्लीस्ट डेडलाइन फर्स्ट में कोई भी प्रोसेस इन 4 पैरामीटर्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है. फर्स्ट ये फिक्स्ड है, ये जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, पहले टाइम पीरियड फिर एग्जीक्यूशन टाइम फिर डेडलाइन और फिर फेज, ऐसे ही आपको वैल्यूज को कंसिडर करना है. सो फर्स्ट इज द टाइम पीरियड, हमें पता है जिससे हम ये डिफाइन कर सकते हैं किसी भी प्रोसेस के रिलेटेड स्लॉट्स क्या क्या रहेंगे. एग्जीक्यूशन टाइम यानी कि वो अपने स्लॉट में कितना उसको यूनिट ऑफ टाइम से एग्जीक्यूशन होने के लिए, डेडलाइन कि उसको कब तक एग्जीक्यूट होना है, एंड फेज इनिशियली हम इसको हमेशा क्या कंसिडर करते हैं 0. ठीक है. अब इसमें देखो एग्जांपल है, so here process P1, suppose I have 3 processes to execute. So process P1, suppose here first of all the value of time period, after that एग्जीक्यूशन टाइम, ये पॉइंट्स में भी आ सकता है आपका, एंड आफ्टर दैट इट्स थर्ड क्या है पैरामीटर डेडलाइन, एंड आफ्टर दैट इट्स फेज 0. ठीक है. इसकी जो आपकी एग्जीक्यूशन है ग्रेड चार्ट है वो हम कल ही करेंगे क्योंकि अभी कंप्लीट भी नहीं होगा. सेकेंड प्रोसेस जो आप कंसिडर करोगे दैट विल बी 2.350. तो ये 4 पैरामीटर्स आपको इसके अंदर लेने होते हैं. तो P3 just take 2 process. ठीक है. तो इसको हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग अर्लीस्ट डेडलाइन फर्स्ट टुमारो.
This class I have taken your screenshot. Now you can join your next class, Ifat ma'am class. Okay.